दोस्तों, जेपी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिलीप जी से मिलाना चाहता हूं, जिनकी आरएस परीक्षा में 318वीं रैंक है। ओवरऑल इनकी 318वीं रैंक है, लेकिन एसटी वर्ग में 5वीं रैंक है और एक कैंडिडेट का जनरल में चयन होने के कारण इनको प्रॉपर जो एसडीएम की पोस्ट है वो मिलने वाली है। इनका जो सफर रहा है आरएस बनने का, वो भी काफी संघर्षशील रहा है। इनके पिताजी का देहांत जब ये 10 साल के थे तभी हो गया था और इनकी बहन ने ही इनको पूरा संभाला। इनकी पढ़ाई लिखाई का सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और आज इस मुकाम पर इनको पहुंचाया है। सबसे पहले मैं आप लोग को सफलता के लिए बधाई देता हूँ दिलीप। हाँ, आपका जो ये अब तक का जो सफर है आरएस बनने का, तो ये आपने कब से तैयारी शुरू की और कैसे रहा, बताओगे? सर, अगस्त 2016 में मैंने तैयारी शुरू की जी। और उस समय आपके में निर्देशन में आया। मैंने वहाँ ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद लगातार बढ़ता गया। टेस्ट सीरीज लिया आपके सानिध्य में, मॉक इंटरव्यू भी दिए। तो ये एक दौर रहा 16 से लेकर 21 तक। हाँ, कम से कम 3 साल तैयारी की है। जी सर। तो इस जो तैयारी है उसका आज परिणाम सामने आया। बिल्कुल। तो तैयारी के दौरान जो मेन जो कठिनाइयाँ थी, वो क्या चीजें आपको लगा कि मेरी तैयारी में आई सामने आपकी? चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ा उतना बेहतर नहीं था, तो पहली परेशानी तो पारिवारिक चीज़ों को लेकर थी जी। लेकिन उससे परे अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्री में होता है 2 तकनीकें। एक तो एलिमिनेशन, या तो किसी प्रश्न को हम एलिमिनेट कर दें उसके उत्तरों को, ये इसके उत्तर नहीं, ये इसके उत्तर नहीं है, तो एलिमिनेशन को सीखना या फिर उसका एग्जैक्ट आंसर हमें पता हो। और मेंस में क्योंकि प्री तो केवल क्वालिफाइंग होती है, तो मेंस में आंसर राइटिंग, किस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा, क्या उत्तर की वास्तव में डिमांड है, वो चाहते क्या है, क्योंकि अगर कुछ और लिख दिया तो उसमें अंक तो देंगे नहीं। तो ये कुछ चीजें रही आंसर राइटिंग को लेकर। उसके बाद चूंकि इंटरव्यू पहली बार दिया, उससे पहले कहीं इंटरव्यू फेस नहीं किया, तो झिझक थी, थोड़ा डर था। बड़े लोग बैठेंगे, आरपीएससी के मेंबर है, बहुत ज्ञानी लोग और भी होंगे, किस तरीके से जाना है, क्या मीटिंग करना है, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं संभावित। तो ये कुछ कठिनाइयां रही जिनको पार पाया उसके बाद में यहाँ तक। जब अपन मॉक ले रहे थे उस समय आपके शुरुआत के जो मॉक दिए थे, फिर आपने इम्प्रूवमेंट भी किया था, उस समय कोई बात जो आपको ध्यान हो? हाँ सर, फर्स्ट टाइम में आया था तो आपने कहा था कि आप एक तो आई कांटेक्ट नहीं रख रहे, और दूसरा मेरी सब्जेक्ट की जो पकड़ थी, सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था, तो उसमें मेरी समस्या थी कि 5-6 साल हो चुके थे पुराने, लेकिन बेसिक्स मुझे तो पता होने चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ 4 साल इन्वेस्ट किए। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि आप जो बेसिक्स है उसके देखिए, और उसका फायदा मुझे इंटरव्यू में मिला। मेरे से सबसे पहले प्रश्न पूछा, अच्छा आप सिविल इंजीनियर है, M20 क्या है? M20 कंक्रीट की ग्रेड है, ये तो बेसिक चीजें M20 का पता होना चाहिए। तो सर वहाँ वो उन चीजों का फायदा हुआ। और जो जिले वगैरह का था, आपकी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड था, उससे भी फायदा हुआ? जी सर, जैसे मेरा MA था पॉलिटिकल साइंस से। बिल्कुल। उसके प्रश्न मेरे से पूछे। इंटरव्यू का लगभग 90% भाग पॉलिटी और IR पे रहा, भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो जब आपने कहा कि आप अपने जिले तैयार कीजिए, आपकी जो बैकग्राउंड है वो तैयार कीजिए, तो उसका फायदा मुझे अल्टीमेटली वहां मिला। बिल्कुल। और जब आपने प्री की तैयारी शुरू की थी और सब आप पहली बार हम मिले भी थे, उस समय आप संपर्क में आए थे, तो प्री में जब आप जब पढ़े थे उस समय का कोई एक्सपीरियंस ज्योग्राफी वगैरह का? हाँ सर, एक्सपीरियंस, चूंकि नए टीचर थे बिल्कुल, तो बच्चों की आदत होती है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो कितना सच है, कितना झूठ है। तो मुझे एक वाकया याद है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैटर था, उसमें कौन सा देश में कितने खनिज है, पहले नंबर पे कौन सा देश है। तो चूंकि किताबों में कुछ अलग दे रखी थी, सब बच्चे खंगालते हैं, इस किताब में देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। जब आपने कहा कि सोर्स है US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट, मैंने उस रिपोर्ट को देखा, उसको मैच किया, एग्जैक्ट वही डाटा। तो उस दिन के बाद फिर वो फेथ बढ़ गया, लगातार बढ़ता गया चीजों को लेके। तो काम आई आपकी तैयारी ज्योग्राफी? हमने पढ़ी। एक वाकया का और मैं जिक्र करना चाहूंगा सर। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाओं के बारे में कई जगह किताबों में गलत दिया हुआ, एग्जैक्ट नहीं है, खासकर अफगानिस्तान को लेकर। तो आपने जो दिया था वो मैंने होम मिनिस्ट्री के उससे डाटा मैच किया था, होम मिनिस्ट्री में दे रखा है उसी, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट उनका काम होता है, तो उन्होंने वो डाटा दिया हुआ है, तो मैंने उसको मैच किया, एग्जैक्ट बिल्कुल वही डाटा है। तो वो कुछ वाकये थे
बिल्कुल। तो आप देख सकते हो भाई कितना जिज्ञासु होना पड़ता है, और किसी भी शिक्षक पे, टीचर पे फेथ तभी पड़ता है जब आप हर तरीके से अपने सोर्स पुख्ता करते हो और फिर उस चीज को आप मैच करते हो, तो वो चीज मायने रखती है। और मेंस की जब तैयारी की आपको उस समय, और हाँ मैं एक बार, और आप प्रीलिम्स में टेस्ट भी देते थे, हाँ सर। उस समय की कोई चीज टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे आपके अपने टेस्ट में, मॉक में? पहला टेस्ट मुझे दिया था, अभी भी ध्यान है, मेरे 68 मार्क्स थे आए थे आपके 2 समय से? मैं आपसे मिला था उस समय आके, हाँ। तो आपने कहा आपके 68 आए, और चूंकि लिस्ट में मेरा कहीं 17-18 नाम था, वो आपने कहा कि बोले नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपको और ठीक करना पड़ेगा। और चैलेंज ये था सर का सबसे बड़ा कि 100 नंबर से ऊपर जिसके आ गए उसका सिलेक्शन पक्का है। और ये चैलेंज था कि अगर जो 100 नंबर से ऊपर ले आए उसको मैं मेंस की क्लासेस फ्री में दूंगा। बिल्कुल सर। तो अब चैलेंज तो लेना था, आदत थी चैलेंज एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार किया चुनौती को। उसके बाद में सर एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, सर की जो टेस्ट सीरीज थी वो यूपीएससी उस पे थी, बिल्कुल पैटर्न पे, बाकायदा स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ए या बी दोनों, या फिर वो 4-4 स्टेटमेंट आ जाते थे कई प्रश्नों में। और आपके हाईएस्ट कितने आए थे मार्क्स फिर लास्ट में टेस्ट में, प्रीलिम्स में? सर 2 बार मैंने 100 क्रॉस किया, लास्ट में 104 रहे। 104 आए। और आरएस में कितना है? आरएस में सर 118.28। मैंने यही कहा था कि जितने आएंगे उससे 10 ज्यादा ही आएंगे शायद। बिल्कुल। और मेंस के टाइम आपने जो पढ़ा था तो मेन किन चीजों पे फोकस किया था आपने? एक जैसे कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी मान लो नहीं हुआ सिलेक्शन, किसी कारण वजह से रह गए, तो कौन सी चीज पे उनको ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए कि वो अच्छा चीज कर सकते हैं? जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि राजस्थान में लोग राजा महाराजा पढ़ते हैं लेकिन पूछा कुछ और जाता है, ऐसी इंडियन हिस्ट्री में, ऐसी ज्योग्राफी में कुछ और पढ़ते हैं, ज्वार बाटे जलधाराएं पढ़ते हैं जबकि पूछ कुछ और रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है। तो कौन सी चीज अपन किस चीज को ध्यान रखे? सबसे जरूरी चीज है सर कि सही कंटेंट मिल जाए। बिल्कुल। तो सही कंटेंट तो सर जैसे सर भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से देख सकते हो, पर जो कंटेंट है वो वेरीफाई होना चाहिए पहली बात, और दूसरा सिलेबस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। बिल्कुल। सिलेबस में जलधाराएं है ही नहीं, और प्री में अगर आप उसको पढ़ाते हो उसका कोई मतलब नहीं चल रहा। नहीं वायद आपकी पेटियां हैं, मेंस में तो चलो ठीक है उनका पढ़ना जरूरी है, कई चीजें उससे समझ में आती है, लेकिन प्री के लिए वो जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो बिना मतलब का जो कंटेंट है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारा है, बिल्कुल, तो उसको हटा दो, कंटेंट फिक्स हुआ आपका, बिल्कुल सिलेबस से बाउंडेड, बिल्कुल सबसे जरूरी चीज है। और आंसर राइटिंग का एक बड़ा भाग है जो वो तो पूरा करना ही है, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से कहना चाहते हो, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आप मेंस मतलब आंसर राइटिंग में भी आपको बेनिफिट मिला? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस में? जी सर। आंसर राइटिंग में सर मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उस समय आपके सानिध्य में, तो टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आते थे, 70-75 आउट ऑफ 200, बड़ी टेंशन होती थी। लेकिन जब उन प्रश्नों को वहां देखा, एक प्रश्न मुझे अभी भी ध्यान है, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए, और वो सेम प्रश्न वहां अटक गया मेंस में, राजनीतिक स्थिति आ गई, समस्या ही नहीं आई, और तुरंत 5 नंबर का प्रश्न हो गया। तो कई प्रश्न ऐसे तो सीधे प्रैक्टिस आते हैं। जैसे कई बार लोग मतलब ये कहते हैं कि सर तो बहुत हार्ड पेपर बनाते हैं, ऐसे पेपर क्या आरपीएससी पूछती है, कई लोग जो होते हैं इस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? सर देखो आरपीएससी का लेवल तो हर साल बदलता है, उनका कभी विश्लेषणात्मक पे आते हैं, कभी फैक्चुअल पे आते हैं, लेकिन अगर आपको विश्लेषण करना आता है तो समस्या नहीं है। आप जितने भी पेपर थे विश्लेषण करने वाले थे, उसमें खुद का दिमाग लगाना था, बिल्कुल, कि जो फैक्चुअल डाटा है उसको यूज करके आप क्या इसका जवाब दे सकते हो, इस सिचुएशन में पर्टिकुलर सिचुएशन सेट कर दो, उसमें क्या आंसर हो सकता है। तो ये जो क्रिएटिव दिमाग जब तक नहीं आएगा, जब तक ये जो नया पैटर्न है मेंस का ये सोल्व नहीं हो पाएगा, और उसी चीज का फायदा हमें मिला उस क्रिएटिव माइंड का। बिल्कुल। मेंस में जब आपने तैयारी की थी तो कौन सी बुक्स जो थी आपने सहायता ली? जैसे फर्स्ट पेपर में इतिहास के लिए आपने क्या पढ़ा था? इतिहास के लिए उस समय हमें टीचर पढ़ाते थे, उनके नोट्स मैंने पढ़े। इसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी जो आती है आजकल, ओरिएंटल पब्लिकेशन के नाम से भी प्रकाशित हो रही है, तो उनको मैंने सर पढ़ा। उसमें बिल्कुल कहानी की तरह दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट वाइज, ये इस तरीके से भूमिका बनी इस घटना की, इस घटना के बाद में ये हुआ, इसकी ये प्रभाव हुआ, तो ये प्रभाव कारण इसका विश्लेषण करना हमको आना चाहिए, विश्लेषण करना वहीं से सीखा। जैसे आपने भी बताया
कि हमें जब कोई घटना है उसका महत्व पता होना चाहिए, कुछ सिग्निफिकेंट घटना है। प्रजामंडलों ने उत्तरदायी शासन लाने में बड़ी भूमिका निभाई राजस्थान में, तो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था वो हमारे लिए। 1857 की क्रांति एक सिग्निफिकेंट पॉइंट इसलिए था, उसके बाद भारतीयों की हम देखें तो अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल करना शुरू किया कि इस असंतोष को दबाया जा सके। तो सिग्निफिकेंट चीज कहाँ से शुरू होती है, ये नोटिफाई करना होता है। तो टीचर की बड़ी भूमिका होती है, आपकी इसमें बड़ी भूमिका रही, ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस के पीछे जो मेन शब्द आते हैं वो पकड़ में आने चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो इतिहास में कोई बुक्स वगैरह पढ़ी आपने हिस्ट्री में, और अपन जो गाइडेंस था उसके अलावा कोई किताबें? नहीं सर, उसके अलावा तो मैंने नहीं पढ़े। आपके नोट्स ही मेरे पास इतने जो सफिशिएंट थे, वो तो जरूरत पड़ी नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या? इकोनॉमिक्स के लिए सर दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो हमारे सर हैं एक अरुण जी, अरुण जी उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो उनके नोट्स उन्होंने इतने रोचक तरीके से पढ़ाते हैं वो, तो याद हो जाता है क्लास में ज्यादातर चीजें। उनके नोट्स मैंने इस्तेमाल किए। पर मैं एक सलाह देना चाहूंगा इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के जो ज्यादातर प्रश्न होते हैं वो करंट पर आधारित होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में इस समय क्या चल रहा है, आर्थिक समीक्षा में क्या आया है, कोई नया वर्ड आया, जैसे द्विभाजन, एक आर्थिक द्विभाजन एक शब्द इस्तेमाल किया गया था अर्थव्यवस्था में कुछ समय पहले। तो उसमें समस्या ये थी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो तो जा रही थी नीचे रिग्रेशन में, और हमारी अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति कर रही थी। तो ये जो अर्थव्यवस्था है विश्व की, उससे हमारा द्विभाजन से हम अलग चल रहे हैं। तो ये द्विभाजन, ये हमको पता होना चाहिए क्या चल रहा है वहाँ। हमारे भारत या राजस्थान सरकार क्या योजनाएं बना रही है। जैसे यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम था, उसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था वित्त भवन में, तो उसके बारे में पूछ लिया कि यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सही बात, ये पता होना चाहिए। हमारी सरकार सिग्निफिकेंट काम कर रही है, मतलब करंट पर्सपेक्टिव ज्यादा है। ठीक है, सोशियोलॉजी और ये जो छोटे वाले सेगमेंट थे, अकाउंट वगैरह, इनके लिए तो बेसिक कोई बुक चल जाती है कोई भी। सर मेरा ही मानना है कि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, चाहे वो मनोविज्ञान की हो 11th-12th की, एक लोक प्रशासन की है, मैं भी लोगों को कहता हूँ फिलोसॉफी की आती है, सारे प्रश्न अल्टीमेटली वहीं से थे। मैंने प्रश्नों को बकायदा मैच किया, मैंने उन चीजों को पढ़ा था। सही बात है। लोग इन एनसीईआरटी और बोर्ड की बुकों को खारिज करते हैं, जबकि वो पढ़नी चाहिए। देखो मेरी एक सलाह है इस बारे में सर, आपके साथ में उसको शेयर करना चाहूंगा। कोई भी टीचर जब पेपर बनाता है तो उसको आंसर की भी सबमिट करनी होती है, और उसको सोर्स भी बताना होता है कि ये यहाँ से है। तो वो कोई गाइड से तो पेपर बनाएगा नहीं, उसको ऑथेंटिक सोर्स देने हैं। राजस्थान सरकार से कोई अप्रूव्ड हो, भारत सरकार से कोई अप्रूव्ड हो, या कोई सिलेबस में चल इतिहासकार हो अच्छे, प्रोमिनेंट हो। जैसे गोपीनाथ जी है राजस्थान में, अच्छे इतिहासकार है, तो उनकी प्रमाणिकता है। सही बात, वो नोट्स से तो नहीं बना था, सोर्स भी दे रखे हैं अपने जो चैप्टर है उसके पीछे कि मैंने इसको यहाँ से लिया है, इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी। तो वो किताबें पढ़े जो वास्तव में ऑथेंटिक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रमाणित होती है किताबें। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, वो भी एमएचआरडी से दी है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया नाम। तो वो किताबें पढ़े। और साइंस के लिए क्या पढ़ा आपने सेकंड पेपर में? सर साइंस के लिए, साइंस में टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो पूरा करंट से रहता है। जैसे हमारी अंतरिक्ष में क्या हमने प्रगति की, कोई नई टर्म तो नहीं आई है। जैसे छोटे कण थे 5 सेंटीमीटर से छोटे, उनके बारे में टेक्नोलॉजी वगैरह। नहीं सर, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, उसके अलावा थे प्रदूषण को लेकर कुछ था। तो वो मैंने पढ़ा था, वो यूपीएससी में आया था ऐसे। तो वो चीजें ऐसी होती है जो करंट से सीधी आती है। लेकिन अगर साइंस का पार्ट देखे बाकी का, तो दैनिक जीवन में जो चीजें, उनका महत्व क्या है, वो दैनिक जीवन की चीजें जो साइंस है 9th और 10th इसकी किताब सफिशिएंट है। बोर्ड की बुक पढ़ो, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़े, पेपर अल्टीमेटली वहीं से आता है, लोग मान नहीं बनते वहीं से पेपर। उनको सोर्स देना है कि हमने राजस्थान बोर्ड की किताब से इसका उत्तर दिया है, वहां से पेपर बन रहा है। और ज्योग्राफी के लिए सेकंड पेपर में? हाँ सर, ज्योग्राफी के लिए तो सर आपके नोट्स थे वो बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट थे। जियोपॉलिटिक्स भी थी उसमें? हाँ सर, जियोपॉलिटिक्स भी थी कि यहाँ इस चीज को लेकर ये विवाद चल रहा है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था आपने उस समय 16 के जो हुआ था मेंस, तो उस समय उस घाटी का जिक्र किया था, जो नुब्रा घाटी का, नुब्रा नदी का भी जिक्र किया था। तो वो चीजें मेरे से इंटरव्यू में पूछी थी कि ये बताओ कि जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो कौन सा है? पहला वो सियाचिन है। तो सियाचिन में कोई ऑपरेशन मेघदूत चला था क्या? 1984 में चला था ऑपरेशन मेघदूत, चीन वो पाकिस्तान के सैनिकों की घुसपैठ थी, तो उसको अपोज करने के लिए वो चला था।
तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं काम आती है। काम आती है। सिलेबस से पढ़ोगे तो काम आती है। तो सर आपने जो चीजें बताई वो मैंने पढ़ी, इसके अलावा मैंने कुछ भी उसमें नहीं पढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं तो देखो, मैं तो खुद ही बच्चों को ही कहता हूँ भाई बुक्स भी पढ़ो। अपन तो चाहते ही नहीं है कि बच्चा पूरी तरह से नोट्स पे डिपेंड हो। टेक्स्ट बुक भी उसको पढ़नी चाहिए, समझ विकसित होती है, बच्चों के हिसाब से लिखी जाती है। और पॉलिटिकल के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? हाँ सर, पॉलिटिकल के लिए मैंने एक तो मूल बेयर एक्ट का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल बेयर एक्ट में किंतु परंतु करके नीचे और भी चीजें लिखी होती है, और वो सबसे पहले वही पूछता है कि अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस तो पूछ लेता है। जैसे मंत्री परिषद की संख्या 15% है निचले सदन के। अब पहली चीज तक निचले सदन के पूरी विधायिका के नहीं है, लेकिन इसका वो देखें एक्सेप्शन तो कौन सा है, दिल्ली में 10% ही है एक्सेप्शन, ये हमको पता होना चाहिए। तो और बेसिक जैसे सुभाष कश्यप की किताबें हैं हमारी संसद के नाम से, तो उनको पढ़ो तो उनसे एक समझ विकसित होती है। तो मेरा मानना है कि मैंने भी उन्हीं लोक प्रशासन जो था सर, उसके लिए मैंने 11th-12th की किताब पढ़ी थी, मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल सही बात है। और बिहेवियर के लिए सर, बिहेवियर के लिए तो मैंने पर्टिकुलर किसी कोई नोट्स वगैरह ऐसे, हाँ वो क्योंकि छोटे सेगमेंट में ये चीजें चल जाती है। और हिंदी के लिए आपने क्या किया था, जनरल हिंदी? जी सर, जनरल हिंदी के लिए मैंने हरदेव बहारी जी की किताब पढ़ी थी। और नवीन व्याकरण बोर्ड की? सर 9 से 12 की नवीन व्याकरण है, उसको मैंने एक बार सरसरी निगाह से देखा था, पर चूंकि उस समय क्या था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी और वो करेक्शन के लिए गई हुई थी। अच्छा, बाद में तो सही हो गई। हाँ, बाद में तो ठीक हो गई। अब आप उसको ले सकते हो बाकी अभ्यर्थी, तो उस समय उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, तो मैंने हरदेव बहारी को यूज किया उस समय। और इंग्लिश के लिए कौन सी बुक ठीक रहती है? हाँ सर, इंग्लिश के लिए तो हम किसी भी जनरल से बोल बिल्कुल बेसिक आती है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, 10th में पढ़ते हो 12th में पढ़ते हो, देखो ग्रामर की आपके पास 10th की बुक है तो वो भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें, परेशानी होने की उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा? जी सर, बहुत, आपका सानिध्य रहा, यहाँ पहुंचे सर, आपको खुशियां दे। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि हम लोगों को ये लगता है कि किसी कैटेगरी में होते हैं तो भाई ऐसे आरएस बन जाते, तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और इसकी ये मिसाल है दिलीप, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इसने तैयारी की है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर आप 318 रैंक जनरल में भी लाते हो तो आप आरएस की परीक्षा में बेरोजगार कतई नहीं रहते हो, आपको नौकरी मिलती है। और ईश्वर की कृपा है कि इनको इतना ऊंचा पद जो है वो आरएस का प्रॉपर मिल रहा है। आप और आगे लोगों के लिए अच्छा काम करे और लोगों को गाइड करे। और आप भी, मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों को मार्गदर्शन देना। गाइड की बात पे मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले एक मेरी मित्र है बचपन की, साथ में स्कूल से पढ़ी, तो रेलवे में है इस समय, तो उनको आरएस की बोले तैयारी करनी है, बताओ मेरे पास मटेरियल कुछ है नहीं, ऐसा मटेरियल हो जो संक्षिप्त हो और बेहतर हो। तो मैंने उनकी आपकी जो ऐप है उस पर 2 कोर्स उस समय तक लॉन्च हो चुके थे, हिस्ट्री का था और मिनिमम मूल्य में था, बहुत कम, क्योंकि नौकरी वाले थोड़ा सा देखते हैं कि कम पैसे में कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैंने कहा सरकार सफिशिएंट है, वो पढ़ो। तो हिस्ट्री का फीडबैक बहुत अच्छा आया, ज्योग्राफी उसका, इकोनॉमिक्स का तो उन्होंने अभी तक मुझे फीडबैक नहीं दिया, तो लेकिन जो हिस्ट्री का फीडबैक था बोले एनालिटिकल था बिल्कुल, ये गांधी जी आए, ये गांधी जी ने ये किया, इससे ये प्रभाव पड़ा, ये वर्ग सम्मिलित हुआ, वो वर्ग सम्मिलित होते गए, गांधी जी का कारवा बढ़ता गया। क्योंकि आम लोग थे तो वही संघर्ष, विराम संघर्ष, ये कभी काम चलता रहे, बस आजादी का काम भी चलता रहे। मेंस के हिसाब से आपने इस तरीके से बताया तो उसको सारी चीजें समझ में आ गई। तो सर का आप ले सकते हो कोर्स, बहुत नहीं, मैं तो हाँ भाई नहीं कहता हूँ कि भाई प्रचार करो, लेकिन फिर भी अगर मन से, मैं तो अपन यही चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जिसको वास्तव में अपन ने मेहनत की है और उसको उस जीवन में लगता है कि इस मेहनत से उसके जीवन में सफलता में कुछ ना कुछ भूमिका रही है, तो वो बिल्कुल वेलकम है। हम अपन किसी को चला के ये नहीं कहते हैं। दिलीप ने सबसे पहले, शायद तुमने मुझे ही फोन किया था, रात को ही फोन कर दिया था, आधा घंटा होगा मुश्किल से। तो वो जो जहाँ पे रहता है तो वो खुद चला के कहते हैं कि सर आपका हमारे जीवन में इतना योगदान रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार है। तो ये चीज मायने रखती है, और किसी को कुछ लालच दे के बुलाना और वो चीजें मुझे नहीं लगता कि ठीक है, और आगे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है। किसी की मेहनत का इस्तेमाल करके अपनी सीढ़ियां चढ़ना, वो गलत चीज है, वो हम चाहते भी नहीं है।
तो आपको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं, बढ़िया काम करो, मेहनत करो और लोगों को भी मार्गदर्शन देना। जो पास में आए, जो नीडी हो, उसको आप बताना कि भाई ऐसे तैयारी करो, जिंदगी में खूब सफलता मिलेगी। आप लोग जो भी लोग नए लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मोटिवेशन ले सकते हो। आगे भी और भी लोगों के इंटरव्यू आएंगे, और भी लोग हैं कल परसों में आप लोगों के सामने आएंगे जिनकी अच्छी रैंक आई है और जिन्होंने वास्तव में जिन्होंने महसूस किया है कि हाँ हमारा भी कुछ योगदान उनकी सफलता में रहा है। एटलीस्ट सबसे बड़ा योगदान तो खुद के परिवार का होता है, खुद के कैंडिडेट खुद का होता है, और उसके बाद जितना सहयोग जो हमसे बनता है वो हम करते हैं। सर नए बच्चे आते हैं, उनमें जुनून होता है, बिल्कुल उनको मार्गदर्शन चाहिए और अच्छा मार्गदर्शन। एनर्जी खराब होती है। हाँ, तो एनर्जी गलत दिशा में डायरेक्ट, उसको डायरेक्शन ठीक हो, गलत डायरेक्शन है, उसमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप कह रहा, आज मैं यहाँ पहुंच गया, शायद हो सकता है कोई और गलत डायरेक्शन में चला जाता तो बुके रटता और कुछ कंटेंट लेता, यहाँ तक नहीं पहुंचता, हो सकता है कुछ और पोस्ट मिलती, पहुंच जाता। आप जो संदेश देना चाहो तो दे दो लास्ट में। मेरा ये कहना है, कुछ जो बच्चे असफल हो गए तो वो निराश ना हो। असफल चूंकि इस बार 1.5 गुना कैंडिडेट है, ज्यादातर बच्चे तो आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी। लेकिन जो उनको मनोवांछित नहीं मिली रैंक, तो चिंता ना करें, संघर्ष करते रहें, संघर्ष की जीत होती है। मैंने कई साल किया आज, और अभी शायद वेटिंग वाला भी क्लियर हो, उस पर भी कुछ डिसीजन आ जाएगा, तो आप लोगों की वेटिंग भी क्लियर होगी जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो। बाकी एक कविता है सर, उससे मैं समापन चाहूंगा अगर आपकी। बिल्कुल, आपने इंटरव्यू में बोली थी वो। जी सर, मेरी अपनी नहीं है, मैंने वो गोपाल दास नीरज जी की बोली थी कि चाहे पथ में सूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, चाहे पथ में सूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे जब जाना ही है, तलवारों की धारों पर भी हंस के पैर बढ़ा लूंगा, मैं हार ना अपनी मानूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, अगली वैकेंसी जल्दी आने वाली है इसी महीने में, तो अभी से तैयारी शुरू करो। और जो बुक्स बताई है, जो मैं आप लोगों को भी बताता रहता हूँ, सेम वही बुक्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और जो इंटरव्यू था, मैं एक चीज और बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो हमने मॉक लिया था, क्या आपका इंटरव्यू वैसा उसी मोड में चला? उससे इजी रहा सर, उससे इजी रहा, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस यहाँ बना, उस लेवल को फेस कर लिया, उसके बाद नीचे जाने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं। बिल्कुल, मेरा यही उस समय मैं यही कहता था कैंडिडेट्स को कि मैं आपको इजी करूंगा, वहाँ कुछ तकलीफ होगी तो फिर सर की एक बात है, मैं उसको शेयर करूंगा। इंटरव्यू के टाइम जब पहली बार गया तो बड़ा डरा दिया, बोले आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। सेकंड टाइम गया, आपने अच्छा इंप्रूव किया इस चीज में। फिर वो थर्ड टाइम गया, थर्ड टाइम जाने का, फिर लास्ट में गया तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अब तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है आप कर लेंगे। आपको शायद मैंने कहा भाई 4 स्टेप है मेरे इंटरव्यू के, वो स्ट्रेटेजी थी आपकी, लेकिन मुझे तो बाद में पता चली, बाद में समझ आई चीजें। ठीक है, चलो तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। और दिलीप नाम का ये है कि मेरे पहले भी जो कैंडिडेट थे पिछली भर्ती में भी, दिलीप जी अभी एसडीएम लगे हुए हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू दिया था। ये इत्तेफाक है कि आपका नाम भी वही है। चलो आगे अगली वैकेंसी में भी इसी नाम से और लोग आए, यहाँ बैठे और अच्छा लगेगा। जी सर, ठीक है भाई, थैंक यू।